हिंदुस्तान की तकरीबन 1400 साल पुरानी मस्जिद इंडिया की रियासत गुजरात के शहर भावनगर के एक गांव घोगा में आज भी मौजूद है और इसका किबला बैतुल मकदस की तरफ है। यह मस्जिद इंतहाई खस्ता हालत में है। इसमें 25 अफराद आज भी मिलकर नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद के 12 सतून हैं जिनके ऊपर मस्जिद की छत बनाई गई है। मस्जिद के ऊपर गुंबद है और मस्जिद के मेहराब पर बिस्मिल्लाह की नक्श निगारी भी उसी दौर की है। ये जमीन पर एक ही ऐसी मस्जिद हो सकती है जिसका किबला बैतुल मकदस की तरफ है। कहा जाता है कि 7वीं सदी के शुरू में कुछ अरब ताजिर समुद्र के रास्ते यहाँ उतरे और उन्होंने ये मस्जिद बनाई। इस मस्जिद को मकामी तौर पर जूनी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सन 610 से 623 तक मुसलमानों का किबला बैतुल मकदस की तरफ था और फिर 624 में मुसलमानों का किबला काबा की तरफ मुंतकिल हो गया था। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये मस्जिद 1400 साल के करीब तामीर की गई। हैरत की बात तो ये है कि जब अभी किसी ने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी शुरू ही नहीं की थी, तब ये मस्जिद हिंदुस्तान में तामीर की गई। यानी ये मस्जिद उस वक्त तामीर की गई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे। इस मस्जिद की तारीख ये वाजे करती है कि हिंदुस्तान के बासियों ने भी बहुत पहले ही इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत और भाईचारे का दीन है। ये हमारी 56 साला काम वाली है और ये 2 बच्चों की दादी है और ये उसकी 2019 की निशान है। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? जब भी पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है, एक फजूल सी मंतक सुनाई देती है कि जी शुगर करे पाकिस्तान में 150 का पेट्रोल है, इंग्लैंड में तो लोग 300 रुपए का लीटर देते हैं, रशिया में 600 का, ऑस्ट्रेलिया में 1200 का, वॉटेवर। वो ये नहीं बताते कि इन मुल्कों में लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, उनकी अर्निंग क्या है। परचेजिंग पावर पैरिटी इसको कहते हैं। ये खा जाते हैं, बस आपको ये दिखा रहे थे फजूल का कंपैरिजन। मैं आपको इस वक्त मैं इंग्लैंड में मौजूद हूँ, मैं आपको ना किसी रॉयल का, ना किसी मेयर का, ना किसी लॉर्ड का लाइफस्टाइल, मैं आपको अपनी काम वाली का लाइफस्टाइल दिखाता हूँ। फिर आप कंपेयर करें कि इसका लाइफस्टाइल क्या है और आपका अपना लाइफस्टाइल क्या है। भाई काम वाली को तो छोड़ो, ठीक है, फिर पता चलेगा कि ये कैसे 300 का पेट्रोल खरीदी और हम 150 का क्यों नहीं खरीद पा रहे। आए जरा दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये हमारी 56 साला काम वाली है और ये 2 बच्चों की दादी है। कान में बीट्स पर ड्रे लगा के ऐसी डिचकुम सफाई करती है, ठीक है ना। ये हमारी 2013 की लेक्सस है जो हम चलाते हैं, हमारी फैमिली कार, और ये उसकी 2019 की निशान है, ठीक है ना। अब आप साइज भी देख ले कि आप देव हेकल गाड़ी चला के आती है। सोचे आपके घर में खड़ी हो कोरोला, पहले जरा इंटीरियर चेक करें ना, साफ सुथरा सामान। आपके घर में हो कोरोला और आपकी मासी सिविक में आ जाए, सीने में सांप ना लौट जाए, आपके आग ना लग जाए आपको। 0 एमिशन गाड़ी चला रही है, देखो इको फ्रेंडली औरत। अंदाजा लगा लेना यहीं से कितना फर्क है, ठीक है भाई। ये तो इसकी गाड़ी थी, इसका अपना जाती घर है लंदन में, हमारा नहीं है, डुअल इनकम है, हम किराए के घर पे रहते हैं, उसका अपना घर है। शौहर उसका मैनुअल लेबर, हाथ से मजदूरी करता है, लेकिन इतनी ज्यादा तनख्वाह होती है ना इन लोगों की, और इतने लॉज है ना इनके लिए, इतने वेल प्रोटेक्टेड है। इनका लाइफस्टाइल चेक करें आप। 13 पाउंड फी घंटा से काम कर रही है और 5 घंटे काम करेगी। 65 पाउंड अपने हाथ में शाम को लेके जाएगी, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 15,500। ईमान से बताओ, तुम अपनी मासी को महीने का 15,500 नहीं देते होगे, ये एक दिन का कमा लेगी। कल जॉन के घर में, परसों मेलिसा के घर में, तरसों जो है ना शमीम साहब के घर में, रोज का 15। अबे तो जो रोज का 15,000 छाप रही है वो 300 का पेट्रोल लेगी या हाजी शमून लेगा लांडी से? कौन लेगा? अबे ये चीजें नहीं बताते। लोकल लाइफस्टाइल तो चेक करो, और प्रोटेक्टेड है, लॉज है इनके लिए। वहां आप मासियों से 16-16 घंटे काम कराते हो, उनको मारते भी हो, गंदी गंदी गालियां भी देते हो। सर्दी में गाड़ी की डिग्गी में खुली बिठा के फोर्ट्रेस घुमा के आ जाते हो, फूड कोर्ट में दूसरी टेबल पे बिठाते हो कि तुम हमारे साथ नहीं खाओगी, जलील करते हो 16-16 घंटे। उसके बाद देते क्या हो? कुछ भी नहीं देते। अबे यहाँ करके तो दिखाओ, गंदी नजर रख के तो दिखाओ, उसको कुछ कह के तो दिखाओ, यूं पुलिस बुलाएगी। अबे प्रोटेक्टेड है। तो जिन माशरों में निचला तबका प्रोटेक्टेड होता है ना, वही माशरा कामयाब होता है। आज लाइफस्टाइल चेक कर लो ना इनका। हमारे यहाँ निचले तबके की क्या औकात है, क्या करते हैं, क्या सलूक होता है हमारे साथ। गालम गलोच से नीचे हम बात नहीं करते, इज्जत नहीं देते। यहाँ आप उसको सॉरी प्लीज थैंक यू उसको भी बोलना पड़ता है, एक्सक्यूज भी बोलना पड़ता है। नहीं होता परे हट यहाँ से, मैं आ रही हूँ, उसको एक्सक्यूज भी बोलना पड़ता है। क्योंकि अच्छा हम ये भी नहीं कह सकते जी तू गाने क्यों सुन रही है, काम के टाइम पे गाने क्यों सुन रही है। वो कह रही है मैं अपने स्टाइल से काम करूंगी, खल्ली वल्ली फिट। और 56 साल की, हमारे 56 साल वालों के गोडे जवाब दे देते हैं, गोडे जवाब दे देते हैं। कटर कटर आवाजें आती है जब चलते ना, तो वो मैकाट्रॉनिक्स वाली, ट्रांसफॉर्मर वाली आवाजें आती हैं, कटर कटर, ठीक है ना। मुसल्ले पे बैठे थे, अबे अभी तो ये शुरू हुई है, इसकी तो जिंदगी अभी शुरू हुई है, अभी क्रिसमस मना के आई है बड़ी टाइट किस्म की। तो भाई क्या कंपैरिजन करते हो आप। कल को कोई ये चवल मारे ना कि इंग्लैंड में 300 का पेट्रोल है, उसके मुंह पे मारना ये वीडियो और बोलना यार इनकी काम वालियों का लाइफस्टाइल देखो। तुम क्या क्या फजूल बातें। अबे MBA नहीं कमाता पाकिस्तान में इतना जितना ही कमा लेते हैं यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स भरे पड़े इंग्लैंड में, ठीक है, कहते हैं काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। क्यों नहीं, ये काम कर लो, 10 पाउंड, चलो 13 पाउंड नहीं 10 पाउंड तो मिलेगा।
साफ ही नहीं करना, कैसे कमोड साफ करें? कभी अपने घर का कमोड साफ नहीं किया, अपना आपको साफ कर लेते हैं, बड़ी बात है यार। अल्ली वल्ली यार, कब भरा पड़ा है काम यहाँ पे। खैर वो तो अलग डिबेट है। तो भाई ये होता है लाइफस्टाइल। और अगली वीडियो में इसका मैं एक अडेंडम बनाऊंगा। आज आपके लिए इतना हार्ट अटैक काफी है देखने को कि मासियां यहाँ इतना नोट छाप रही हैं। अगली वीडियो में मैं टेस्को जाऊंगा यहाँ की सुपरमार्केट में और वहां दिखाऊंगा कि दूध, डबरोटी, अंडे और अशिया खुर्दनोश जो एक गोश्त वगैरह, ये कितना यानी यहाँ लोग कितना ज्यादा कमाते हैं और कितना सस्ता और सब्सिडाइज खाना खरीदते हैं। और पाकिस्तान में लोग पीनट्स कमाते हैं, 15-15। हालांकि सिंध गवर्नमेंट में सिंध में 25,000 है मिनिमम और फेडरल में 20,000 है, लेकिन आप 15-15 हजार रुपए सैलरियां देते हो लोगों को। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है? इतनी कम तनख्वाहों पे लोग कितना महंगा दूध, कितना महंगे अंडे, कितना महंगा गोश्त खरीद रहे हो। गोश्त तो खरीद ही नहीं रहे होते अब आजकल, तो हालात ऐसे हो गए। तो आपको अगली वीडियो में वो दिखाऊंगा ताकि आपका ना दिमाग जरा खुले। जरा देखो दुनिया में 300 का पेट्रोल मिलता है इंग्लैंड में, अबे तो लाइफ स्टाइल चेक करो यहाँ पे लोगों का। अल्ली वल्ली दिमाग खराब करो। चलो जी, बाद में बात करते हैं। दाढ़ी रखो ये सुन्नत है, पांचे ऊंचे रखो ये सुन्नत है। अगर इतनी ही ताकीद से ये भी बताया गया होता कि वादा निभाओ ये सुन्नत है, ईमानदारी बरतो ये सुन्नत है, हमेशा सच बोलो ये सुन्नत है, मिलावट से बचो ये सुन्नत है, रिश्वतखोरी से दूर रहो ये सुन्नत है, और बहनों और बेटियों की इज्जत करो ये सुन्नत है, तो आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में ईमानदारी और इखलाकियात में 154वें नंबर पर कभी ना होता। इंसान की आंखें उसकी शख्सियत की आईनादार होती हैं। कहा जाता है कि इंसान की आंखें बोलती हैं और कई ऐसे राज भी अफशा कर देती हैं जो कि वो अपनी जुबान से कहने से कतराता है। और अब तो साइंस से भी ये बात साबित हो चुकी है कि इंसान की आंखों के रंग और उसकी शख्सियत में गहरा ताल्लुक होता है। स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी में 428 अफराद से किए गए सर्वे से भी ये बात साबित हो चुकी है। और उस सर्वे में यह भी कहा गया है कि इंसान की आंखें उसके दिमाग का वाहिद हिस्सा होती हैं जो कि बाहर की दुनिया को देख सकती हैं। तो आज मैं आपको आपकी आंखों के रंग के मुताबिक आपकी शख्सियत के बारे में बताऊंगी। स्याह आंखें। तहकीक से यह बात साबित हो चुकी है कि स्याह आंखों वाले लोग कुदरती तौर पर लीडरशिप की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत की आंखें इसी रंग की हैं, नीली आंखें। दुनिया की 16% आबादी की आंखें नीले रंग की हैं। ये लोग जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। नीली रंग के आंखों वाले मर्दों खवातीन डिप्रेशन और ज़हनी तनाव को बर्दाश्त करने की जबरदस्त सलाहियत रखते हैं और पेशा वराना जिंदगी में भी ये लोग मुतहर्रिक, ज़हीन और आला औसाफ के मालिक होते हैं। सुरमई आंखें। सुरमई या ग्रे आंखों वाले लोग बहुत ही नायाब होते हैं। ऐसे लोग मुतवाजन शख्सियत के मालिक होते हैं और बहुत ही बैलेंस्ड जिंदगी गुजारते हैं। इन लोगों का रवैया दिफाई होता है। ये खुद भी बहुत मेहनती होते हैं और अपने अंडर काम करने वाले लोगों से भी सख्त मेहनत करवाते हैं। ब्राउन आंखें। दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद की आंखें ब्राउन हैं। ये लोग आजाद, खुद मुख्तार और खुद एतमाद होते हैं। इन लोगों की शख्सियत बहुत ही पेचीदा होती है। इनके बारे में पेशन गोई करना बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसे लोगों के साथ काम करना भी एक चैलेंज से कम नहीं होता। सब्ज आंखें। दुनिया में एक बहुत ही कम तादाद ऐसे लोगों की हैं जिनकी आंखें सब्ज होती हैं। ये लोग बहुत ही पुरसरार शख्सियत के मालिक होते हैं और इनमें एक खास किस्म की कशिश पाई जाती है। ये लोग जल्दी गुस्सा नहीं करते। इन्हें अपने जज्बात पे बहुत ही ज्यादा काबू होता है, इसीलिए इनके रवैये के बारे में पेशन गोई करना आसान नहीं होता। ये लोग दबाव और चैलेंज में बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं और खास किस्म की तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपकी आंखें किस रंग की हैं और आपकी शख्सियत कैसी है। मशहूर रियाजीदान और साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन जब भी कहीं लेक्चर देने जाते तो उनका ड्राइवर भी हाल के आखिर में बैठकर उनका लेक्चर सुनता रहता। एक दिन आइंस्टाइन किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाने के लिए जब अपनी गाड़ी में आकर बैठे तो उनका ड्राइवर उन्हें कहने लगा कि मैं तो आपके लेक्चर सुन सुन के तंग आ चुका हूँ। सच तो यह है कि मुझे अब आपके सारे लेक्चर याद हो चुके हैं। इस पर आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर से कहा कि ठीक है, आज मैं जिस यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहा हूँ वो मेरा नाम जानते हैं लेकिन उन्होंने मुझे देखा नहीं हुआ, तो इसलिए आज तुम मेरी जगह लेक्चर दो। मजीद इसरार करने पर ड्राइवर मान गया। अब असली आइंस्टाइन ड्राइवर और ड्राइवर आइंस्टाइन बन बैठा। नकली आइंस्टाइन यानी ड्राइवर ने यूनिवर्सिटी जाकर बहुत ही उम्दा लेक्चर दिया, लेकिन लेक्चर के बाद एक शख्स ने नकली आइंस्टाइन यानी ड्राइवर से कहा कि जनाब आपने लेक्चर के दौरान रियाजी का जो फला फार्मूला बताया है वो मुझे सही तरह से समझ नहीं आया, क्या आप उसे मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं? यह सुनकर नकली आइंस्टाइन यानी ड्राइवर ने उस शख्स से कहा कि वो फार्मूला तो इतना आसान है कि मेरा ड्राइवर भी आपको एक्सप्लेन कर सकता है। ये कहकर उसने ड्राइवर यानी असली आइंस्टाइन को कहा कि इन साहब को वो फला। क्या आप जानते हैं कि तुर्की के जंगी जहाजों पर 8/17 क्यों लिखा होता है? 700 साल पहले उस्मानी तीरंदाजों के पास एक राज था। वो राज था 8/17।
یعنی قرآن کی 8ویں سورت جو کہ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں مسلمانوں کو ملنے والی عظیم الشان کامیابی کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، وہ جو تم نے کفار کو قتل کیا تھا وہ تم نے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے کیا تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کنکریاں تم نے دشمنوں کی طرف پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، تاکہ وہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ عثمانی تیر انداز تیر پھینکنے سے پہلے یہی آیت پڑھا کرتے تھے، وقت بدل گیا، ہتھیار بدل گیا، دور بدل گیا، مگر یقین آج بھی زندہ ہے، کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف لینا جانتے ہیں اور دوسرے وہ جو صرف اور صرف دینا جانتے ہیں۔ اس کے بعد باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جو لینا جانتے ہیں وہ اچھا کھاتے پیتے ہیں، لیکن جو صرف دینا جانتے ہیں وہ بہت ہی سکون کی نیند سوتے ہیں۔ ایک بچے نے سمندر میں اپنا جوتا کھو دیا، اس نے روتے ہوئے کنارے پر لکھ دیا کہ سمندر چور ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک مچھیرے نے سمندر میں اپنا جال پھینکا، بہت سی مچھلیاں اس کے جال میں آئیں، اس نے خوشی کے مارے سمندر کو بحر سخاوت کا نام دیا۔ ایک غوطہ خور نے سمندر میں غوطہ لگایا اور وہ غوطہ اس کی زندگی کا آخری غوطہ ثابت ہوا۔ غمزدہ ماں نے اپنے آنسوؤں سے ریت پر لکھ دیا کہ سمندر قاتل ہے۔ ایک بوڑھے کو سمندر نے موتی کا تحفہ دیا، اس نے خوشی کے مارے سمندر کو بحر کرامت کا نام دیا۔ پھر ایک بہت بڑی لہر آئی اور سب کا لکھا ہوا مٹ گیا۔ اسی لیے لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریے، کیونکہ مختلف لوگوں کا ایک ہی چیز کے ساتھ تجربہ مختلف۔ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ ریاست سوات میں ایک ہندو کی دکان سے آٹے کی بوری چوری ہو گئی۔ چور کو پکڑ لیا گیا۔ چور اور دکاندار دونوں کو ریاست سوات کے نواب کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ نواب نے چور سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی؟ اس پر چور نے کہا کہ میرے بچے بھوکے تھے اور میں بے روزگار بھی ہوں، اسی لیے میں نے صرف آٹا چوری کیا ہے اور کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس پر نواب نے ہندو دکاندار سے پوچھا کہ کیا اس کا بیان سچا ہے؟ اس پر ہندو دکاندار نے کہا کہ یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ دکان میں کیش اور دوسری قیمتی اشیاء بھی موجود تھیں، لیکن اور کسی بھی چیز کو چوری نہیں کیا گیا۔ اس پر نواب نے کہا کہ چور نے چوری نہیں کی، اس نے تو اپنا حق چھین کر مجھے میری ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ چور کو آزاد کر دیا جائے اور اس کو روزگار بھی دیا جائے، اور ہندو دکاندار کو آٹے کی بوری کی قیمت خزانے سے ادا کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انگلینڈ میں 1937 میں چیلسی اور چارلٹن فٹ بال کلبز کے درمیان لیگ کا میچ کھیلا جا رہا تھا کہ اس دوران ہی 60ویں منٹ میں میچ کو شدید دھند کی وجہ سے روک دیا گیا، لیکن اس بات کا چارلٹن ٹیم کے گول کیپر سیمی بارٹر کو 15 منٹ بعد پتا چلا، کیونکہ ان کے گول پوسٹ کے پیچھے شدید ہجوم کی وجہ سے انہیں ریفری کی سیٹی کی آواز نہیں سنائی دی۔ لیکن 15 منٹ کے بعد جب سٹیڈیم کا عملہ ان کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ میچ کو تو منسوخ کر دیا گیا ہے، تو اس پر سیمی بارٹر نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، جن کے دفاع کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں وہ مجھے ہی بھول گئے۔ زندگی کے میدان میں بھی کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، جب جن لوگوں کے لیے ہم اپنا وقت، توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کرتے ہیں وہ حالات کی دھند میں ہمیں ہی بھول جاتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور ساتھیوں کو ایک اعلیٰ ظرف انسان کی طرح ہمیشہ یاد رکھیں، انہوں نے اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ بند دکان کے ایک تھڑے کے باہر 2 بوڑھے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ساتھ میں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ وہاں سے ایک متجسس راہگیر کا گزر ہوا۔ اس نے دونوں بوڑھوں سے اتنا زیادہ ہنسنے کی وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک بوڑھے نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہم نے ملکی مسائل کا حل ڈھونڈ نکالا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ساری کی ساری قوم کو جیل میں ڈال دیا جائے اور ان کے ساتھ ہی ایک گدھے کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو اس پر راہگیر نے جواب دیا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن گدھے کو کیوں قید کیا جائے؟ تو اس پر دونوں بوڑھوں نے فلک شگاف کہہ کے بلند کیے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد ایک بوڑھے نے دوسرے بوڑھے کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیا رہی میں نہ کہتا تھا، اب یقین آ گیا تجھے، اس قوم کو اپنی فکر کبھی بھی نہیں ہوگی، بلکہ سب کے سب صرف اور صرف گدھے کے لیے ہی پریشان ہوں گے۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں بھی صرف گدھے کے لیے ہی پریشان تھی، آپ کس کے لیے پریشان تھے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ میری ماں مجھ سے اکثر پوچھا کرتی تھی کہ جسم کا سب سے اہم حصہ کون سا ہے؟ پہلی مرتبہ ان کے پوچھنے پر میں نے جواب دیا کان۔ وہ کہنے لگی دنیا میں بہت سے لوگ بہرے ہیں، مزید سوچو۔ دوسری مرتبہ ان کے پوچھنے پر میں نے جواب دیا آنکھیں۔ وہ کہنے لگی دنیا میں بہت سے لوگ اندھے ہیں، مزید سوچو۔ وہ کئی مرتبہ پوچھتی رہی، میں مختلف جواب دیتا رہا۔ پھر 1 سال بعد میرے دادا کی وفات ہو گئی۔ اس دن میرے والد بھی کسی کے کندھے پر سر رکھ کے بہت روئے۔
उस दिन भी मेरी वालिदा ने मुझसे यही सवाल किया कि क्या तुम जानते हो कि जिस्म का सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है। मैं बहुत हैरान हुआ कि ऐसे वक्त में भी ये सवाल। उन्होंने मेरी हैरत को देखकर मुझे कहा कि जिस्म का सबसे अहम हिस्सा कंधे होते हैं, कि जब हमारा कोई अपना, कोई प्यारा दर्द में होता है तो हम अपना कंधा आगे करके उसे सहारा दे सकते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे ही मुखलिस लोग आएं जिनके कंधे पर तुम सर रख सको। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसे मुखलिस लोग मौजूद हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मरियम ने 10 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय किया, जबकि हारिस ने वही फासला 1.5 घंटे में तय किया, उसके बाद आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा तेज रफ्तार और सेहतमंद कौन है, तो यकीनन आपका जवाब होगा मरियम। लेकिन उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं कि मरियम ने ये फासला एक तैयारशुदा ट्रैक पर तय किया, जबकि हारिस ने यही फासला एक रेतीले रास्ते पर तय किया, तो आपका जवाब होगा हारिस। लेकिन उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं कि मरियम की उम्र 50 साल है, जबकि हारिस की उम्र 25 साल है, तो आपका जवाब होगा मरियम। लेकिन उसके बाद अगर मैं फिर से आपको ये बताऊं कि हारिस का वजन 150 किलो है, जबकि मरियम का वजन 65 किलो है, तो आपका जवाब होगा हारिस। जैसे जैसे हम मरियम और हारिस के बारे में जानते जाएंगे, हमारी उनके बारे में राय और फैसले बदलते जाएंगे। कई मर्तबा हम सिर्फ सती बातें सुनकर ही लोगों के बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इंसाफ नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों के साथ अपना भी मुआवजा करते हैं, जबकि उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि हर किसी का माहौल मुख्तलिफ है, मौके मुख्तलिफ है, जिंदगी मुख्तलिफ है, वसाइल मुख्तलिफ है, मसाइल मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी में अपने किसी हम उम्र से अगर पीछे रह गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कामयाब और आप नाकाम हैं, या वो अफजल और आप कमतर हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि उनके मौके, जिंदगी और माहौल आपसे बेहतर हो। अपने आप को कभी भी किसी से कमतर मत समझें, क्योंकि एहसास कमतरी शिकस्त की पहली